So very quick review of what we did in the previous lecture was that we started about three things, right? So OS के तीन roles हैं, हमने उसके बारे में brief सी चीज देखी थी because we are going to have a full dedicated chapters in the upcoming video series. So अभी सिर्फ हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? As of now we are just talking about हम लोगों ने जिसकी बात कर चुके हैं, ओके पहले उसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी abstraction के बारे में, नंबर 1, नंबर 2 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नंबर 3 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो देखो आपका जो ओएस होता है वो इवन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि अब जब भी लॉग इन करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सेम ही लैपटॉप पे या सेम ही डेस्कटॉप पे अगर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक एडमिन होता है, फिर कुछ गेस्ट यूजर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एक गेस्ट यूजर है वो गेस्ट यूजर नंबर 2 का अकाउंट जो है वो बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकता। ये उसमें क्या क्या डेटा है, उसमें क्या क्या फाइल्स हैं, वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, एक नो डाउट एडमिन है, उसके पास राइट्स हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज एडमिन ऑफ कोर्स। लेकिन बाकी अगर सपोजिटली जैसे मैं मान के चलूं कि तुम्हारे पास क्या है, एक गेस्ट यूजर 1 है और एक गेस्ट यूजर 2 है। ठीक है, अब मैं जैसे ये तुम्हारा गेस्ट यूजर 1, ठीक है, एंड दिस इज योर गेस्ट यूजर 2। अब इसकी कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, और इसकी कुछ फाइल्स हैं। अब ये जो है इसकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, और जो ये है ये इसकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो तुम्हारा ओएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इवन ओएस हम इस तरीके से भी सिक्योरिटी बोल सकते हैं कि वो प्रोवाइड करता है कि आप लोग कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर रहा है ना। तो ये भी एक तरह की लेयर ऑफ सिक्योरिटी ही है, राइट? और क्या है ये? गॉट इट। अब अगर मैं एक और चीज बोलूं, ठीक है, इवन ओएस इस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर तुम्हारी एक ही रैम मतलब सीपीयू है, राइट? तो सीपीयू में अगर डिफरेंट प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब एक टाइम पे तो सपोज मैं मान के चलती हूँ एक ही हो रहा है, ठीक है, एक इनपुट आउटपुट सपोज प्रोसेस कर रहा है और दूसरा जो है वो तुम्हारी रेडी क्यू में है या सीपीयू के एग्जीक्यूशन में आ चुका है, राइट? मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, राइट, कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक P1 प्रोसेस है, ठीक है, वो मान लेते हैं 0 से टाइम इंस्टेंट 3 तक P1 चला, ठीक है। अब इसको इस टाइम पे क्या चाहिए था, इनपुट आउटपुट चाहिए था। तो ये इनपुट आउटपुट के पास गया और उस टाइम फिर सीपीयू ने अपने यूटिलाइजेशन अच्छे करने के लिए जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वीडियोस, तो फिर क्या हो जाएगा, P2 अपना आना आ जाएगा यहाँ पे और तब तक P2 हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम इंस्टेंट अगर मैं इसकी बात करती हूँ T, सो एट अ सेम टाइम इंस्टेंट T हमारे दो प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, P1 एंड P2। P1 जो है वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास गया है और जो P2 है हमारा वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ओएस बेसिकली इस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी P1 का डेटा है वो P2 एक्सेस नहीं कर सकता, एंड जो P2 का डेटा है वो P1 एक्सेस नहीं कर सकता। So this is also that level of security जो OS provide करता है कि even one process can never access the data of the other process. So there is a security layer, there is a protection line. ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे कि ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया, लाइक आई हैव ड्रॉन अ लॉट ऑफ सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स है जिससे मैं प्रोटेक्शन सिक्योरिटी आपको समझा सकती हूँ। सपोजिटली दिस इज लेयर 0, दिस इज लेयर 1 एंड सो ऑन। सपोजिटली मैं मान के चलती हूँ ये तुम्हारी लास्ट लेयर है, ठीक है, तो एंड दिस इज योर लेयर n। ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है, जो भी लेयर है वो अपने अपना लेवल और उसके बिलो लेवल की जो भी चीजें वो एक्सेस कर सकते उसके ऊपर की नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जो लेयर L1 है, ठीक है, वो ऑब्वियसली अपना तो कर ही सकती है एक्सेस और L0 का एक्सेस कर सकती है, ठीक है, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सेस what it cannot access L2, it cannot access L3, it cannot access anything मतलब beyond it, ठीक है, and so on till Ln तक ये कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। So this is the level of security which they are providing, ठीक है, and nowadays it's a really important feature, right? Now we need अब अच्छा अब सिक्योरिटी चाहिए क्यों, ठीक है, अच्छा अब जैसे हम बोलते हैं जो हार्डवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। इसका अब तुम ये भी सोचो, सपोज कोई ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है
जो स्पाईवेयर है या वो अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है, मालवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम नेटवर्क सिक्योरिटी में ये सब चीजें पढ़ते हो। तो ये जितने भी ऐसे मालवेयर्स हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते अब, है ना। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर प्रोटेक्टेड है। मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को सिक्योरिटी चाहिए। क्यों सिक्योरिटी चाहिए? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो अब जब सपोजिटली तुम कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो तुम अब इंश्योर, अब तुमने तो कोई एक्सटर्नल पार्टी से क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है। हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता भी नहीं होता कि जो वो सॉफ्टवेयर है दैट इज अ स्पाईवेयर, दैट्स अ मालवेयर। तो वो भी अगर ओएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके, दैट इज द रीजन, वन ऑफ द अनदर रीजंस कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको डायरेक्टली क्यों नहीं हार्डवेयर एक्सेस करते, ठीक है। तो आपने देखा कि वो क्यों नहीं करते, रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण। एक तो वो डायरेक्टली यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे रिसोर्सेस एक ही टाइम पे प्रिंटर को यूज कर दे तो बहुत हौच पौच हो जाएगी। दूसरे कारण ये भी है कि क्यों वो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, एक एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर को कर भी नहीं सकते एक्सेस, है ना। वो तो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाएगी। और हम लोगों ने फिर ये देखा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए। मतलब आप देख रहे हो कि जिस तरह हम लोग आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ओएस की आप लोगों को इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है कि एक ओएस जो हम लोगों को मतलब इतना फील भी नहीं होता, लेकिन वो चीजें कर रहा है, राइट। हम लोग सब कुछ इतनी सीमलेसली एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओएस, ठीक है। So this is a layered structure. This is how I'll say, they are able to provide the security. ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों का ना एग्जाम्पल देती हूँ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का। दिस कैन बी अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसमें आप सपोजिटली ये मान के चलो कि जो P1 मतलब P1 P2 जैसे मैंने आपको बोला, ये दोनों प्रोसेस जो है वो आपस में भी अपना डेटा या रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकते। अगर उनको करना है, सो दे हैव टू बाईपास दैट सिक्योरिटी, दे हैव टू बाईपास दैट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका और ये जो मैंने गेस्ट अकाउंट्स की बात की, वो भी नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे जो एक यूजर है, ठीक है, उसने क्या किया अपने वेब ब्राउजर पे, क्या किया, अपनी बैंक की वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, वेब ब्राउजर जो है उसके ऊपर वो बैंक की कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब मान लो जो दूसरा गेस्ट यूजर है, वो उसकी इंटेंशंस क्या है, इसका डेटा लेना, ठीक है, लेकिन वो तो अलग गेस्ट यूजर है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो अपना वेब ब्राउजर खोल के उसके भी वेब ब्राउजर में वो खुल रहा हो जो वो कर रहा है। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना। अब तुम अब अब ऑब्वियसली क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओएस, राइट। सो ओएस इज लिटरली इंश्योरिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। अब जैसे और भी जगह पे अगर तुम आजकल मतलब एक तो देखो ओएस कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट थिंग इज इट्स एबल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू थ्रू एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को नहीं एक्सेस कर सकता। दूसरा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पासवर्ड से या कुछ क्रिप्टोग्राफी से, ठीक है। अभी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, देखो क्रिप्टोग्राफी बहुत ही बड़ी ब्रांच है, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसको कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे साइफर्स आ जाते हैं, प्लेवियर साइफर, हिल साइफर, सीजर साइफर, डीईएस, एईएस, इवन जो आपका जूम है, राइट, वो भी शायद एईएस या डीईएस स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, राइट। तो क्रिप्टोग्राफी डोंट डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ओएस जो है आपको पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। देन इवन बायोमेट्रिक सिस्टम्स, दे आर एन एक्स्ट्रा एड ऑन लेयर। अब तो ये सब चीजें हैं, ये ओएस का काम है। तो नाउ यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओएस, दैट दिस ओएस इज actually something which you need to appreciate about, right? तो ये था हमारा fourth point, which is protection and security. And please make sure you keep on revising these things, right? Because OS is vast. You won't be able to understand अगर तुम साथ साथ नहीं करते हो। Got it? अब हम इसके बाद next अब हम बात करते हैं fifth point की, which will be communication mechanism and process synchronization. Okay?
तो जैसे मैं बात कर रही थी अभी कि कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर सपोजिटली मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, जैसे मेरे पास एक प्रोसेस P1 है और मेरे पास एक प्रोसेस P2 है, ठीक है। ये इन दो एक दूसरे के रिसोर्सेज या एक दूसरे का डेटा तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे जो प्रोसेस P1 है हमारा और जहाँ प्रोसेस P2 है उसको आपस में कम्युनिकेट करना पड़े, ठीक है। ये बहुत ऐसा, दिस इज रियली समथिंग जो ऑब्वियस होता है। अब जैसे सपोजली जब तुम कोई एप्लीकेशन बनाते हो या तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ एक प्रोग्राम हो, राइट। तुम उसको ऐसा होता है कि उसको दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो जो ओएस है वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई तुम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लो, नो। सो ओएस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ सर्टेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन द प्रोसेसेस ऑन द सेम कंप्यूटर और इवन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं डिफरेंट कंप्यूटर की तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर these both processors want to communicate with each other, they have to follow certain communication protocols, and one such protocol is IPC, ठीक है। ये वो नहीं है आईपीसी धारा इतने के नहीं, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी का मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लाइक ऑब्वियसली इसकी फुल फॉर्म क्वाइट ऑब्वियस ही, ठीक है। सो वी वांट द कम्युनिकेशन विद इन द टू प्रोसेसेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब दो प्रोसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ले, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। सो दे हैव टू टॉक थ्रू सर्टेन प्रोटोकॉल्स, right? And that one of such protocol is inter-process communication protocol, which is IPC. Okay, so even if there is some P1, if it wants to use the data of P2 or it wants to use the resource of P2, then it has to take into consideration your IPC, which is inter-process communication protocol. ठीक है। अब ये जो inter-process communication protocol होती है वो implement different ways से होती है, ठीक है। Implementation of IPC protocol. अब ये आपको याद करने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको तुम थोड़े से पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को ये कि चलो जो जो बुक में है, जैसे गैल्विन है, गैल्विन इज द बुक व्हिच इज बीइंग फॉलोड फॉर ओएस, उसमें जो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो एक बार तुम देख लो। क्योंकि जो गेट एग्जाम है, देखो हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि यू नेवर नो ओएस में थ्योरी कहाँ से आता है। जैसे गेट 2021 में आ गया था कि बताओ कौन से सी के फंक्शंस हैं जो सिस्टम कॉल को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आईपीसी की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहला होता है मैसेज पासिंग, ठीक है। कि मैसेज पास जब होगा तो उस मतलब सपोजिटली इसको अगर इससे कम्युनिकेट करना है तो वो एक मैसेज पास करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। अब शेयर्ड मेमोरी सिस्टम क्या होता है? शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज बेसिकली, जैसे ये दोनों मान लीजिए कोई एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर जो भी डेटा अपना मतलब इसको पता है कि ये P2 को पता है कि P1 जो है मेरा ये डेटा यूज करेगा, तो रादर देन उसका सारा डेटा यूज करे तो वो क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी बना लेते हैं और उस शेयर्ड मेमोरी में P2 अपना डेटा डालता जाता है, ठीक है। और P1 उसको उस शेयर्ड मेमोरी से उठाता जाता है, ठीक है। थर्ड इज थ्रू सिग्नल्स, ठीक है। So this is not very important to be very honest, ठीक है, message passing, but ठीक है, if you want to know that how if these two processes have to communicate, they have to communicate through something which is called as inter-process communication, and the ways to implement in inter-process communication are three, which is message passing, shared memory, and through signals. So these three are the points through which the IPC protocol can be implemented. Okay, so this is about the communication mechanism. Now moving forward to the next thing, which is error detection and handling. Now this is one of the most, I'll say, efficient thing which OS can do, ठीक है। कि कोई error आया तो उसको handle कैसे करना है,
अब जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज देखें, जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखी है, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप लोगों के घर में प्रिंटर होगा, तो कई बार क्या होता है, जो पेज होता है वो फंस जाता है, ठीक है, तो तुम्हारे प्रिंटर पे क्या मैसेज लिखा आ जाता है, जैम इन प्रिंटर एरिया, ठीक है, या सपोजली पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आता है प्रिंटर, मतलब स्क्रीन पे भी और प्रिंटर दोनों पे लिखा हुआ आता है, तो वो आता है आउट ऑफ पेज या आउट ऑफ पेपर, ऐसा एक एरर आता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो एरर शो तो करता है, ठीक है, अगर ओएस के पास इतना उसको पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है, तो हैंडल भी कर देता है, लेकिन अगर वो एक ऐसा चीज है जो यूजर को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो मैसेज डिस्प्ले करता है। अब जैसे सपोजली आउट ऑफ पेपर है, अब ओएस तो ऐसा नहीं कर सकता ना कि तुम्हारे लिए एक तुम्हारे बैंक, मतलब तुम्हारी जाए वेबसाइट पे, वहां जाके अमेजोन से क्या करे, एक ऑर्डर कर दे, और फिर वहां से जो पर्सन आया उससे लेके प्रिंटर के अंदर डाल दे, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ओएस इतना भी नहीं अब एडवांस हुआ कि भाई आप मतलब पेमेंट भी कर दी, कैश ऑन डिलीवरी कर ली, या आपके अकाउंट, अच्छा, इफ यू हैव सीन दैट वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज which was related to this robot Aisha, राइट, सो दैट वाज इन एमएक्स प्लेयर। तो उसमें जैसे दिखाते हैं कि व्हाट आयशा डू इज, कि आयशा क्या करती है, वो उसको एक गनमैन हायर करने होते हैं सपोज, तो जब उसको गनमैन हायर करने होते हैं, तो वो क्या करती है, उस पर्सन के अकाउंट से ही उसके लिए उसकी फियांसे, और आई थिंक उसकी फ्रेंड के लिए वो क्या करती है, एक कॉप्स बुला लेती है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो ओएस अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि तुम्हारा अगर प्रिंटर आउट ऑफ पेपर हो गया है, तो वो ऐसा करे कि तुम्हारे ही अकाउंट से पैसे निकाले, ऑर्डर करे और आ जाए, नो। सो जहां जहां उसको लगता है एरर है, और अगर तो वो हैंडल कर सकता है, तो हैंडल कर देता है, अगर वो हैंडल नहीं कर सकता, तो वो यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि यू डू इट, ठीक है। एंड ये एरर इस तरीके से वो, लेकिन हाँ, एक चीज है जो हर जगह वो हैंडल करता है, दैट इज कि अगर किसी प्रोसेस में एरर आया है, तो वो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। अब जैसे सपोजिटली आप मान लो, अगर कोई P1 है और P1 में कोई एरर आया है, तो इसका जो एरर है, इट शुड नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ P2 P3 एंड व्हाटएवर, ठीक है। So this is a really, I'll say, good task of operating system. I feel the person who is going to, who invented operating system, or the people, those who code operating systems, उसको मतलब कितना सोचना पड़ता है, right? Because you have to think of every error that a user can make, and especially जो naive users होते हैं, उनके लिए तो ये मतलब definitely बहुत ही, I'll say, मतलब दिक्कत वाली बात है, मतलब बहुत दिमाग लगता है, ठीक है। तो ये था error detection and handling. Let's talk about seventh point, which is statistics. Sorry for the spelling. Statistics of program or process. अब ओएस क्या करता है, वो बेसिकली जितने भी स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, वो उसको भी साथ में मेंटेन करता है। स्टेटिस्टिक्स को मेंटेन करता है मतलब, देखो, आप लोग हमेशा अपने कंप्यूटर पे जाइए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टास्क मैनेजर होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास टास्क मैनेजर आएगा, ओके, लेट मी जस्ट शो यू, just wait a minute. Let me just share the screen with you. So if I talk about this, okay. Okay, so this is the task manager, and I hope this is visible to you guys. If it's not visible to you, please right click on your computer and see if there is task manager. So you can see the stats over here. कैसे जैसे CPU है, ठीक है, तो CPU की overall utilization कितनी हो रही है, 66, 64, इतनी जो है उसकी क्या हो रही है, यूटिलाइजेशन हो रही है, करेक्ट। तो अब जैसे गूगल क्रोम है, वो इतने परसेंट यूज कर रहा है, पावर पॉइंट है वो 0% यूज हो रहा है, पेंट है 0% यूज कर रहा है, टास्क मैनेजर, तो ये और फिर वो मेमोरी कितनी ले रहा है, वो डिस्क, network, GPU engine, so see that. So power usage, see it's high and very high in these two, right? तो अगर supposedly ये देखो, task manager and Zoom meetings, right? So this takes really a huge amount of, I'll say the power. तो basically ये सब चीजें क्या हैं, correct? So this all is basically your statistics, and these statistics are, I'll say, maintained by your
ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ना यू माइट थिंक ऑफ कि भाई इस स्टैटिस्टिक्स का फायदा क्या है ना? दिस इज द वन थिंग विच वी जनरली फील अबाउट। देखो यहाँ पे बहुत रिसर्च होती है, कोई भी अगर इन्वेंशन होनी है या सपोजिटली कोई भी अगर सेम आप लोगों को कुछ भी करना है, तो उस समय में क्या होता है कि आप लोगों की ये सब चीजें ही हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तभी अगर आपको कोई मेंशन करें तो आपके स्टैट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोसेस के स्टैटिस्टिक्स की, कौन सा प्रोसेस कितनी यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितने रिसोर्सेज आपको अब तो आप देख ही चुके हो, राइट? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एट्थ वन, which is let's move, that is file system management. Now what comes under file system management is कि आजकल तो सब कुछ इतना मतलब फ्लॉलेस हो गया है कि आप लोग डिफरेंट फोल्डर्स मेंटेन कर पाते हो। जैसे आपको अगर अपना प्रोजेक्ट है उसके लिए आप एक अपना फोल्डर बना लेते हो, आपको इमेज फाइल्स है वो आप अपने अलग फोल्डर में बनाते हो। तो एकेडमिक सपोज डिफरेंट सेमेस्टर्स आपके, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग फोल्डर बना सकते हो, फिर उसके अंदर भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग फोल्डर बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था, आप कोई फोल्डर नहीं बना सकते थे, ठीक है, आपकी सारी फाइल्स एक जगह होती थी, तो दैट वाज अ टोटली क्योटिक थिंग। ठीक है, इतने क्योस में तुम्हें कहाँ ही कोई चीज मिलेगी, राइट? तो उस टाइम पे ये सब चीजें होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल ओएस ने इतना अच्छा कर दिया दैट इट इज एबल टू मैनेज द फाइल इन डिफरेंट फोल्डर्स। ठीक है, एंड इवन अगर मैं सपोज बात करूं, आप लोग क्रिएट करते हो फाइल, आप लोग डिलीट करते हो फाइल, आप लोग कोई फोल्डर क्रिएट करते हो, तो ये सब जो मैनेज करते हैं, आप सपोज मॉडिफाई करते हो फाइल को, दिस ऑल इज मैनेज बाय ओएस, राइट? मतलब आई डोंट थिंक सो अब मुझे और बताने की जरूरत है कि मतलब ओएस कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। ओएस इज, आई विल से, दिस इज गवर्निंग एवरीथिंग, राइट? एंड अभी एक और चीज रहती है जो ओएस करता है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक चैप्टर से सॉर्ट ऑफ शुरू करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक और रहती है विच इज कि जो यूजर है वो कैसे इंटरैक्ट करता है ओएस के साथ, दैट इज द वन पोर्शन विच इज लेफ्ट ओवर। ठीक है, उसके बाद फिर व्हाट ओएस जो इंट्रोडक्शन है वो ओवर हो जाएगी, एंड वी विल बी स्टार्टिंग प्रॉपरली विद ओएस। नाउ वी विल बी स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, जस्ट वो एक टॉपिक रहता है, राइट? तो लेट्स डू दैट इन दिस वीडियो ओनली। ओके, सो वेट अ मिनट। Okay, so let's talk about this last thing, which is user interaction with OS. अब यूजर जो है, अब ये तो हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए, लेकिन नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि जो यूजर है वो किस तरीके से ओएस के साथ हमारे इंटरैक्ट करता है। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है, और जो कर्नल मोड होता है बेसिकली वो मेरा होता है प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड मोड? बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी इसको आके एक्सेस कर ले, डायरेक्टली एक्सेस कर ले। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, आप एक सिक्योरिटी लाइन होती बीच में, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर किसी को इधर कर्नल मोड में आना है, कर्नल मोड के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, उसको एक्सेस या मॉडिफाई करना है, तो उसको इस बेसिकली प्रोटेक्शन लाइन को पार करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो, एक्चुअली बात पता क्या होती है, जो जो हमारे कर्नल मोड होता है ना, या ये प्रोटेक्टेड मोड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्नल प्रोग्राम्स होते हैं ना इस स्पेस में वो एग्जीक्यूट होते हैं। मेजरली अगर मैं बात करूँ, जो ओएस की बहुत ही असेंशियल फाइल्स होती है ना, वो सारी यहाँ पे होती है कि जिसके बिना तुम्हारा चल नहीं सकता। अगर जैसे तुम लैपटॉप ऑन करते हो, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो आपके पूरे लैपटॉप की जो हर पिक्सल है उसकी ब्राइटनेस कर रहा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सपोज ब्राइटनेस कम करती हूँ या ज्यादा करती हूँ सपोजली, तो उस समय वो जो पिक्सल्स आ रहे हैं, जो आपका फैन चल रहा है, फिर तो या आप लोग कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हो, तो जितने भी ओएस के एसेंशियल प्रोग्राम्स है ना वो इस स्पेस में क्या होते हैं, रन होते हैं। ठीक है, तो यूजर बेसिकली जब भी कोई चीज वो करता है, ठीक है, तो पहले उसका प्रोग्राम क्या होता है, यूजर स्पेस में रन हो रहा होता है। लेकिन अगर सपोज उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है, जैसे प्रिंटफ है, सीएन है, राइट, जिससे तुम लोगों को यू वांट समथिंग, कि आप लोगों को अब क्या होगा, सीपीयू से हटके तुम्हें कुछ और चाहिए, लाइक तुम्हें
इनपुट के लिए कुछ चाहिए, तुम्हें आउटपुट के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो तुम्हारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, फिर वो यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच होता है, ठीक है। दैट कैन बी थ्रू सिस्टम कॉल, वो वेरियस वेज हैं वो कर्नल मोड में कैसे आ सकता है, ठीक है, जो हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे इनफैक्ट, ठीक है, कि किस तरीके से वो यूजर से कर्नल मोड में स्विच करता है। तो फिर जब उसका काम हो जाता है, फिर वो यूजर मोड में वापस आ जाता है। लेकिन चलो ठीक है, वो सब बातें बात की है, हम बात करें थे यूजर इंटरेक्शन विद ओएस। यूजर जो होता है कि वो ओएस से किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है, तीन तरीके होते हैं, जो मेजरली तो दो ही होते हैं जो हमें पता होते हैं, तीसरा तो डेवलपर्स के लिए होता है। जैसे पहला होता है थ्रू जीयूआई। जीयूआई आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग क्या करते हैं, सीधा राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, उससे बेसिकली हम क्या करेंगे, ओएस से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है सीएलआई। सीएल होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अब वैसे तुम क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर बना देते हो, लेकिन यही तुम चीज कमांड लाइन से कैसे कर सकते हो, mkdir कमांड से, है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। तीसरा जो होता है वो होता है एपीआई या सिस्टम कॉल्स के थ्रू। अब ये जो वो चीज है जो डेवलपर्स यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों के थोड़ा स्कोप के बियॉन्ड है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द यूजर इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ ओएस। देखो ऐसा भी कुछ होता है कि देखो जनरली ना एक अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। मैंने बोला जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर जो डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं उससे इंटरैक्ट करते हैं। और जितने भी एसेंशियल डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कर्नल मोड में ही होते हैं, राइट, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर एसेंशियल। जैसे मैंने अभी बात की, जो ओएस के एसेंशियल्स हैं वो कर्नल मोड में ही होंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या हर डिवाइस ड्राइवर कर्नल मोड में होता है? थोड़ा सोचो। तो आंसर है नो। हर डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो कर्नल मोड में नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जैसे सपोज तुम कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, तुम उसकी वेबसाइट पे जाके तुम उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर दो, तो हो सकता है कि उसमें मालवेयर हो, ठीक है। वही चीज प्रोटेक्शन वाली याद में लाना। तो अगर क्योंकि उसमें मालवेयर हो सकता है, तो वो कर्नल मोड में अगर रन करेगा तो सिस्टम तुम्हारा गया, टोटली गॉन, राइट। इसमें वो जो मीम आती है ना, टाटा बाय बाय, तो वो चला जाएगा। ल- तो इसीलिए क्या है, कुछ डिवाइस ड्राइवर्स जो ओएस के एसेंशियल्स नहीं होते, या वो जो ओएस में उसको पता है कि हो सक इस पे मैं रिलाई नहीं करता, तो वो जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं मेरे, वो यूजर मोड में रन होते हैं, ठीक है। सो एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। बट मैं ये बोलूंगी कि अगर आप लोग इस वीडियो पे आए तो उसकी सारी पिछली वीडियोस देखो, बिकॉज ओएस में हर चीज क्या होती है भी इंटरकनेक्टेड होती है। हम कोई पॉइंट पढ़ रहे होते हैं, जैसे इंटरैक्शन का पढ़ रहे थे पॉइंट, तो वो किससे कनेक्ट हो गया, वो सिक्योरिटी से यू नो हो गया। जब मैं सिक्योरिटी पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को उस चीज को रिसोर्स मैनेजमेंट इन सब चीजों से कनेक्ट कर लिया था। तो मेक श्योर यू गाइज वॉच एवरी वीडियो, ठीक है, तभी इस सब का फायदा हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड दिस वाज इट, एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट once again.